नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट नगर कॉलेज बीकानेर आपका अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए, और आज मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु पर चर्चा करने वाला हूँ। चूँकि विद्यार्थियों, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरी इस प्रकार की कक्षाओं का उद्देश्य केवल एक पक्षीय ज्ञान का संप्रेषण नहीं है, बल्कि विविध प्रकार के समूह और परिचर्चा के माध्यम से ज्ञान के विविध पहलुओं को उजागर किया जाए। इस दृष्टि से मेरी यह क्लास मैं आयोजित कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण इकाई से जुड़े हुए प्रश्न रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान को मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान कहा जाता है। रजिया सुल्तान, जिसका समय 1236 से लेकर 1240 था, रजिया सुल्तान ने अपने दौर में विविध प्रकार के कई प्रयोगों की शुरुआत की थी। विद्यार्थियों, यह प्रयोग इस प्रकार के प्रयोग थे जैसे कि 13वीं सदी की पुरुष प्रधान वर्चस्व वाले दौर में एक क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादी कदम के तौर पर देखा गया और इसका विरोध भी किया गया। लेकिन बावजूद इसके विरोध हुआ, रजिया ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को निभाया। इससे पहले मैंने अपनी एक विशेष कक्षा में, जिससे मैंने आपसे बात की थी, सम एस्पेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर संक्षेप में रजिया सुल्तान से जुड़ी हुई बातों को बताया था। आज मैं विस्तार से आपसे इस बारे में चर्चा करने वाला हूँ। रजिया सुल्तान, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर हुकूमत की थी। रजिया इल्तुतमिश के कई बेटे और बेटियों में एक थी और इल्तुतमिश को अपनी इस पुत्री की योग्यता के ऊपर काफ़ी भरोसा और विश्वास था, और वह कई बार अपने सरदारों में, विशेष रूप से तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश द्वारा कायम एक ऐसा दल था जो मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश की ताकत का बहुत बड़ा आधार और साम्राज्य की शक्ति का स्तंभ था। तो वह तुर्कान चहलगानी के सरदारों में ये कहा करता कि सरदारों, मेरे कई संतान हैं, लेकिन रजिया मेरी सबसे काबिल और योग्य संतान है और जल्दी वो इस बात को साबित कर देगी। और मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपने सुल्तानों के सामने ये इच्छा जाहिर की थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए। चूँकि इल्तुतमिश उस वक्त जिंदा था और तुर्कान चहलगानी के सरदार इल्तुतमिश के नियंत्रण में थे और वे शक्तिशाली सुल्तान इल्तुतमिश की बात को नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सत्ता के समीकरणों में परिवर्तन हुआ। विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत का उस वक्त राजनीतिक आधार इस प्रकार का था कि कुछ सरदार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में थे और बाकी तुर्कान चहलगानी के शक्तिशाली सरदार सीमावर्ती क्षेत्रों में, मुल्तान में, लाहौर में, दीपालपुर में, उच्च में, समाना में, सुनम में, सिंध में, इस प्रकार के क्षेत्रों में वो फैले हुए थे। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश के एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी मां शाह तुर्कान ने सत्ता पर अधिकार किया और रजिया को एक प्रकार से वंचित कर दिया। और उस वक्त दिल्ली के सरदार शाह तुर्कान के प्रभाव को टाल नहीं सके। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य साबित हुआ और रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मां शाह तुर्कान ने दिल्ली की जनता के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए और वह अलोकप्रिय हो गया। इस बात का फ़ायदा रजिया ने उठाया और रजिया ने दिल्ली के सरदारों को इकट्ठा किया और दिल्ली के सरदारों और दिल्ली की जनता को यह कहा कि आपको अपने दिवंगत सुल्तान मेरे पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। इल्तुतमिश ने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद रजिया दिल्ली की उत्तराधिकारी बनेगी, तो मैं आपसे न्याय मांगती हूँ। शुक्रवार के दिन उसने जनता से न्याय मांगा और दिल्ली की जनता उसके साथ हो गई और अयोग्य और नाकाबिल रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मां शाह तुर्कान को सत्ता से बेदखल किया गया और रजिया को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। विद्यार्थियों, यहाँ पर 2-3 बातें विचारणीय हैं। एक तो प्रश्न ये है कि मैं आपसे जैसे पहले कह चुका हूँ कि दिल्ली सल्तनत की शक्ति का आधार तुर्कान चहलगानी था और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान चहलगानी को नियंत्रण में करने वाला कोई शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हर सरदार की, तुर्कान चहलगानी के हर सामंत की, हर सरदार की, हर अमीर की यह महत्वाकांक्षा रहती थी कि दिल्ली में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसमें उसकी सहमति हो। तो जैसे ही सीमांत के सूबेदारों को यह पता पड़ा कि दिल्ली में
रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया और उसमें उनकी सहमति नहीं थी, तो वो बड़े नाराज हुए और दिल्ली की तरफ चल पड़े। और रास्ते में उनको खबर मिली कि रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर अब रजिया दिल्ली की सुल्तान बन गई है और इसमें भी दिल्ली के सरदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सीमावर्ती इलाकों के सरदारों की कोई अहमियत नहीं रही। तो वे बड़े नाराज हुए और इस चीज़ का बदला लेने में दिल्ली की तरफ निकल पड़े। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के लिए बड़े संकट का समय था। दिल्ली में रजिया ने दिल्ली के सरदारों और जनता की मदद से इस प्रकार के सरदारों को जो दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए आए थे उनको बेदखल किया और अपनी सत्ता को पुनः जमाया। इस प्रकार से रजिया ने अपने प्रभाव को पुनः कायम किया। रजिया ने दिल्ली सल्तनत में सुधार करना चाहा। रजिया ने घुड़सवारी सीखी। रजिया ने पुरुषों जैसे कपड़े पहने और एक प्रकार से एक शक्तिशाली सुल्ताना की हैसियत से उसने व्यवहार चालू किया। यह बात बहुत सारे सामंतों और सरदारों को नागवार गुजरी। वे तुर्क सरदार जो मध्यकालीन पुरुष मानसिकता की सर्वोच्चता से प्रभावित थे और वे किसी भी प्रकार से किसी महिला को एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने रजिया की सत्ता को चुनौती देनी चालू की। और वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि कोई बगावत दिल्ली के पास की गई तो रजिया उस बगावत को आसानी से कुचल देगी, क्योंकि रजिया को दिल्ली का समर्थन हासिल है। इसलिए यह तय किया कि बगावत दिल्ली से दूर की जाए, भटिंडा के आसपास ये बगावत की जाए। और इसके लिए भटिंडा के सूबेदार मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया उसको बगावत करने को कहा और अल्तूनिया ने बगावत का नेतृत्व किया और सीमावर्ती सरदारों ने अल्तूनिया के नेतृत्व में बगावत की घोषणा कर दी। यह रजिया के लिए बड़ी चुनौती और संकट का समय था। तो जहाँ एक तरफ रजिया के खिलाफ उसके सामंतों का संघर्ष पुरुष प्रधान मानसिकता का एक कारण था, वही दूसरी तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि रजिया के दौर में दिल्ली सल्तनत की राजनीति में मलिक जमालुद्दीन याकूत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। मलिक जमालुद्दीन याकूत अमीर अखूर था और रजिया के बॉडीगार्ड्स के रूप में भी वो काम कर रहा था। तो अमीर अखूर का पद एक महत्वपूर्ण पद था और ये पद एक ऐसे तुर्क को दिया जाना जो पवित्र नस्ल का तुर्क नहीं था, पाक नस्ल का तुर्क नहीं था, जो इथोपिया से ताल्लुक़ रखता था, हब्सी था। तो ये बात उन तुर्कों को पसंद नहीं आई जो पाक नस्ल का होने का दावा करते थे। उन तुर्कों को पसंद नहीं आई जो तुर्कान चहलगानी के महत्वपूर्ण सदस्यों में से थे। तो रजिया के खिलाफ असंतोष का एक कारण ये भी था कि उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत को सत्ता के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया और साथ ही साथ तुर्कान चहलगानी के सदस्यों के राजनीतिक वजूद को घटाना चाहा। ये रजिया के ऊपर आरोप लगाया जाता और खुद मिनाजुद्दीन सिराज तबाकत नासिरी में रजिया का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि रजिया में सारे गुण थे, वह एक शासक के शासनोचित गुणों से युक्त थी और उसने दिल्ली का बखूबी शासन किया। लेकिन अंत में वो कहता है कि ये गुण उसके आखिर किस काम के, क्योंकि वह एक महिला थी। तो जब मिनाजुद्दीन सिराज जिससे तबाकत नासिरी जैसी चीज़ लिखी और उसमें वो ये बात कह रहा, तो ये काफ़ी चीज़ें अपने आप में बहुत सारी बातें उस दौर की मानसिकता को दिखाते हैं। तो विद्यार्थियों भटिंडा में बगावत की गई और मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया के नेतृत्व में बगावत की गई। रजिया इस बगावत को कुचलने के लिए पहुंची। गर्मी का समय था, ये रमज़ान का महीना था और भूख प्यास की परवाह किए बगैर रोजे के इन दिनों में रजिया बगावत को कुचलने के लिए भटिंडा के किले के सामने जा खड़ी हुई। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके खुद की सेना के अंदर भी बहुत सारे षड्यंत्रकारी है, विश्वासघाती है। वे रजिया से अलग हो गए और परिणाम ये हुआ कि रजिया को कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद ये सारे के सारे सरदार दिल्ली की तरफ चले, अल्तूनिया को वहीं छोड़कर। तो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को बड़ी निराशा हुई। इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को यह यकीन था कि रजिया को हटाकर उसे सुल्तान बना दिया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, उस वक्त तुर्कान चहलगानी ऐसी स्थिति में था कि सारे सरदार इक्वली पावरफुल थे और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि वो बाकी सब सरदारों से अपने ऊपर उठकर अपनी सुप्रीमेसी जताकर खुद दिल्ली पर अधिकार का दावा कर सके। इसलिए अल्तूनिया को सुल्तान नहीं बनाया जा सका। परिणाम ये हुआ कि अल्तूनिया ने अब रजिया के साथ मिलने का निश्चय किया। उसे रजिया को कैद से छोड़ दिया और रजिया के साथ निकाह कर लिया और वो भटिंडा से अपनी सेना लेकर दिल्ली के पास जा पहुंचा। लेकिन वहाँ के सरदारों और सामंतों ने, तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने अल्तूनिया और रजिया की ताकत को कुचल दिया और बाद में कुछ हिंदू डाकुओं ने कैथल के नज़दीक रजिया और अल्तूनिया की हत्या कर दी। तो इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण सुल्ताना रजिया की
कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। रजिया तो चली गई, लेकिन जाते जाते रजिया कई प्रश्न चिन्ह छोड़ गई उस वक्त। और तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने ये निश्चय किया कि अब वे हुकूमत अपने में से किसी के पास नहीं रखेंगे, क्योंकि उस वक्त दिल्ली पहुंचने पर उन्हीं तुर्कान चहलगानी में से एक मलिक इज़्ज़ुद्दीन किस्लू खान ने खुद अपने आप को सुल्तान घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उसके दावे को अमान्य कर दिया गया और ये तय किया गया कि सत्ता की बागडोर इल्तुतमिश के शाही खानदान के पास ही रहेगी और तुर्कान चहलगानी उस कठपुतली सुल्तान के माध्यम से हुकूमत करेगा। और तुर्कान चहलगानी अपने में से एक व्यक्ति को नायब ममालिकात के पद पर नियुक्त कर देगा और वह नायब ममालिकात तुर्कान चहलगानी के सदस्यों की तरफ से इल्तुतमिश के उस प्रतिनिधि पर जिसे वे सुल्तान बनाएंगे उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा। तो यह प्रक्रिया तय की गई और इस बार सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे मुइजुद्दीन बहराम को दिल्ली का नया सुल्तान बनाए जाने का निश्चय हुआ और उसको सियासरूढ़ किया गया और उससे बहुत सारी बातें तय करवा ली गई कि वह खुद सत्ता का उपयोग नहीं करेगा और नायब ममालिकात के पद पर जिसे नियुक्त किया जाएगा उसके माध्यम से वो करेगा ये सारी चीज़ें। तो नायब ममालिकात का पद मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन और अमीर हाजिब का पद वज़ीर मुहाजिबुद्दीन जैसे लोगों को दिया गया। और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम ने उस वचन को बुलाने की कोशिश की जो कि तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने उससे लिया था और उससे स्वतंत्र होने की कोशिश की, तो उसका अंत कर दिया गया। और मुइजुद्दीन बहराम के बाद दिल्ली सल्तनत का इतिहास एक प्रकार से उन लोगों का इतिहास था जो तुर्कान चहलगानी के नियंत्रण में रहे, चाहे मुइजुद्दीन बहराम के बाद आने वाला अलाउद्दीन मसूद हो या नासिरुद्दीन महमूद हो, वे सभी तुर्कान चहलगानी के नियंत्रण में रहे। और जब तक तुर्कान चहलगानी शक्तिशाली रहा तब तक इल्तुतमिश के किसी भी वंशज को सर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए कहा जाता है कि बलबन से पहले तक और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक करके 5 दिल्ली सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठे और बलि के बकरे की भांति कत्ल किए गए, मारे गए। तो ये तुर्कान चहलगानी की ताकत थी और इन्हीं में से एक शक्तिशाली तुर्की सरदार मलिक गयासुद्दीन बलबन तुर्कान चहलगानी की ताकत को कुचलकर तुर्कान चहलगानी की ताकत का दमन करके 1266 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। यद्यपि 1246 से लेकर 1266 तक का समय नायब ममालिकात या सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में बलबन का ही समय था, लेकिन रजिया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद के लगभग 30 सालों में 1266 तक आने वाले सुल्तानों में से एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली सुल्ताना थी, जिसने इस बात को काफ़ी हद तक साबित कर दिया कि केवल स्त्री होने के कारण आप सल्तनत के अधिकार से वंचित नहीं की जा सकती। रजिया ने अपने आप को साबित कर दिया कि वह पुरुषों से कई गुना बेहतर थी। यह रजिया का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि उस दौर की पुरुष मानसिकता ने उसे स्वीकार नहीं किया, उस दौर के तुर्कों को सर्वोच्च मानने की मानसिकता ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन रजिया की काबिलियत और योग्यता के ऊपर किसी भी प्रकार से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, मेरी ये आज की क्लास आपको इस मकसद से बताने के लिए है कि यदि रजिया सुल्तान के ऊपर आपसे जुड़ा हुआ रजिया सुल्तान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका काफ़ी शिद्दत के साथ उसका उत्तर दे सके। और लेकिन इसके साथ साथ आपको रजिया के जीवन के विविध पक्षों का निरपेक्ष विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य गूंगे और बहरे होते हैं और इतिहासकार उनकी व्याख्या करता है। तो हमें उस दौर के इतिहासकारों के व्यूज का विश्लेषण करना होगा, उनकी मानसिकता को जानना पड़ेगा और उसके बाद ही हम रजिया के बारे में निरपेक्ष होकर मूल्यांकन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।